अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्लास फर्स्ट ईयर मैथ्स कैंटाबो पब्लिशर से। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस आयोटा इन पोलर फॉर्म। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका आंसर हमने पोलर फॉर्म में देना है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे ताकि हमारे जो क्वेश्चन है उसके ऊपर से स्क्वायर रूट रिमूव हो जाए। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इस स्टेप से क्या होगा कि लेफ्ट साइड पे तो स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन राइट हैंड साइड से जो कि है रूट ऑफ 1 प्लस आयोटा, यहाँ से हमारा जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा और सिंपली आपके पास जी स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास जी स्क्वायर है, इसका मतलब है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है सॉल्व का वर्ड, तो इसका मतलब है कि आपने इस इक्वेशन के जो कि है जी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस बताने हैं। तो इसके दो पॉसिबल सॉल्यूशंस निकलेंगे, z1 और z2। सो एक तो बात आपने ये माइंड में रखनी है कि जहाँ पे जिस क्वेश्चन में हमने रूट्स फाइंड करने होंगे या सोल्यूशन फाइंड करना होगा, आप डिग्री देख लें तो इस इक्वेशन में हमारे पास, इस इक्वेशन की डिग्री 2 है, तो हमारे पास इस क्वेश्चन के दो सॉल्यूशंस होंगे जिनको हम जनरली z1 और z2 का नाम दिया करेंगे। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम डी मोवियस थ्योरम यूज करेंगे। और डी मोवियस थ्योरम क्या था, उसमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई भी इंटेग्रल पावर हम कैलकुलेट कर सकते थे। फॉर एग्जांपल कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उसकी इंटेग्रल पावर है n, तो वो इक्वल होता था r पावर n cos थीटा, cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा के। तो जहाँ पे हमें इंटेग्रल पावर चाहिए होगी वहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि हमारे पास जो भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसके इनफाइनाइट मैनी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। अ कॉम्प्लेक्स नंबर हैज इनफाइनाइट मैनी आर्ग्यूमेंट्स। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो इनफाइनाइट मैनी एंगल्स बना सकता है। ये बात कैसे है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हमने प्लॉट किया, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये उसकी प्लॉटिंग है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने इसको प्लॉट कर दिया। अब फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जब मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूंगी तो मेरे पास जो एंगल कैलकुलेट होगा वो फॉर एग्जांपल 45 डिग्री है और रेडियंस में है वो π/4। ये हमारा थीटा आ गया। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ π/4 या 45 डिग्री का एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ नहीं बना रहा, बल्कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इनफाइनाइट मैनी एंगल्स हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए आपने जनरल फॉर्मूला याद रखना है कि जो थीटा आपके पास आया होगा उसके अंदर आपने 2k पाई ऐड करना है। अब थीटा मैंने एज इट इज क्यों रखा है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका आर्गुमेंट एक्चुअली थीटा ही होता है। तो थीटा की वैल्यू में मैंने कुछ पाए प्लस या माइनस नहीं किया जैसे हम सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में करते हैं। इसमें आप एक जनरल रूल याद रखेंगे कि थीटा में आपने 2k पाई ऐड करना है जब आपने डिफरेंट एंगल्स फाइंड करने हों एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो मैं आपको 1 बाय 1 चेक करवा देती हूँ। के की वैल्यू आप 0 भी ले सकते हैं, लेकिन वो अगेन 45 डिग्री ही आ जाएगा। के की रेंज आपके पास क्या है, के की वैल्यूज आप 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, अप टू सो ऑन सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, और लेफ्ट साइड पे जाएं तो सारे नेगेटिव इंटीजर्स आपके पास हैं। तो ये के की पॉसिबल वैल्यूज हैं। मैं आपको 2-3 वैल्यूज यहाँ पे चेक करवा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल के की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूँ तो मेरे पास इसका टोटल आर्ग्यूमेंट या टोटल एंगल जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनेगा वो कैलकुलेट हो जाएगा एज π/4 + 2 पाई, और ये मेरे पास एंगल आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद 9 π/4। तो अब अगर आप 9 π/4 को प्लॉट करके देखें, ड्रॉ करके देखें, तो यहां से आप 2 पाई का मतलब है कंप्लीट टर्न। यहां से मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूंगी तो ये मेरा कंप्लीट टर्न पूरा हो जाएगा, और उसके बाद मैंने π/4 और मूव करना है। π/4 का मतलब 45 डिग्री, तो मैं वापस उसी लाइन पे आ गई हूँ जहां पे मेरा एंगल 45 बन रहा था।
इसका मतलब है कि एंगल 45 हो या 9π/4 हो, दे आर एक्चुअली द सेम एंगल्स, न्यूमेरिकली डिफरेंट वैल्यूज हैं लेकिन प्लॉटिंग एक ही जगह पे हो रही है। इसी तरह आपकी एक ही वैल्यू किसी और वैल्यू के लिए चेक कर लें, आर्ग्यूमेंट का आंसर अगेन एक डिफरेंट वैल्यू आएगा लेकिन वो प्लॉट यहीं पे होगा। जैसे π/4 हमारा थीटा था और उसके अंदर मैंने 2 एज इट इज रखा, के की जगह मैंने 2 प्लेस कर लिया, पाई यहाँ पे आ गया। अब मेरे पास टोटल आंसर इसका आ जाएगा 17π/4। 17π/4 को अगर मैंने ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ से, ये मुझे क्लियर है कि 4π है, 4π का मतलब है 2 कंप्लीट टर्न्स, तो यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट टर्न है, यहाँ से यहाँ एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए ये दूसरा कंप्लीट टर्न है, और इसमें मुझे π/4 मतलब 45 डिग्री और जाना है। तो अगेन मैं यहीं पे आके टर्मिनेट हो रही हूँ। इसका मतलब है कि आपने जब एंगल फाइंड करना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के इनफाइनाइट मैनी एंगल्स हो सकते हैं। जनरल फॉर्म में हम उनको यूं लिखते हैं क्योंकि सारे एंगल्स हमारे लिए लिखना पॉसिबल नहीं होता। तो चाहे आप 45 डिग्री को प्लॉट करें, चाहे 9π/4 को प्लॉट करें, चाहे 17π/4 को प्लॉट करें, ये सारे आपको एक ही जगह पे टर्मिनेट होके आखिर नजर आएंगे। तो ये सारी की सारी बेसिकली एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज हैं। तो एक बात हम ये माइंड में रखेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर के इनफाइनाइट मैनी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, और ये इनफाइनाइट मैनी आर्ग्यूमेंट्स हम वहाँ यूज करेंगे जहां हमने इक्वेशन को सॉल्व करना होगा या रूट्स फाइंड करने होंगे। इसके अलावा ये डिनोवियस थ्योरम को माइंड में रखें, और एक ही बात माइंड में रखें कि जितनी इक्वेशन की डिग्री होगी उतने उसके सोल्यूशंस आएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 सोल्यूशंस आएंगे। सो चलते हैं हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ। जी स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड कर चुके थे। अब आप जी स्क्वायर को लेट कर लें कि ये किसी प्राइम नंबर, ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर जी प्राइम के इक्वल है, ताकि हमें बार बार स्क्वायर ना लिखना पड़े। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर की मैं आर की वैल्यू भी फाइंड कर लेती हूँ, थीटा भी फाइंड कर लेती हूँ, क्योंकि हमने इनको पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, इनके आंसर्स देने हैं। तो सबसे पहले ये जो जी प्राइम है, इसका मैं अगर मॉड्यूलस चेक करूँ, जिसको हम आर का नाम देते थे, तो इसके मॉड की वैल्यू में हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो रियल पार्ट हमारे पास यहाँ 1 है और इमेजिनरी पार्ट भी 1 है, तो ये सिंप्लीफाई होकर मुझे √2 आंसर दे देगा। इसी तरह से अगर मैं थीटा फाइंड करूं तो थीटा विल बी इक्वल टू, थीटा इज द रेफरेंस एंगल, अभी ये आर्ग्यूमेंट नहीं है, tan इनवर्स ऑफ y डिवाइडेड बाय x। tan इनवर्स ऑफ y डिवाइडेड बाय x का मतलब है tan इनवर्स ऑफ y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 1 है, y इमेजिनरी पार्ट है, x रियल पार्ट है। सो tan इनवर्स ऑफ 1 इज 45 डिग्री, दैट इज π/4 इन रेडियंस। थीटा हमने फाइंड कर लिया, लेकिन क्योंकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट भी पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है, सो अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही प्लॉट होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने रूल्स में पढ़ा था कि थीटा की वैल्यू आर्ग्यूमेंट ऑफ जी के बराबर ही होती है। तो अब हम लिखेंगे कि एज जी प्राइम लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सो इसका मतलब है कि आपके थीटा की वैल्यू आर्ग्यूमेंट ऑफ जी की ही बराबर है। इसमें कोई प्लस पाई या माइनस पाई हमें करने की जरूरत नहीं है। अब हम मजीद क्या करेंगे कि थीटा की जगह मेरे पास π/4 आ जाएगा, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि आपने रूट्स फाइंड करने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सोल्यूशन निकालने हैं, तो 2 सोल्यूशंस निकलेंगे। तो जब भी आपने सोल्यूशंस निकालने हों तो आप एंगल की जनरल फॉर्म यूज किया करें। अब ये एंगल हमारे पास आ चुका है, लेकिन जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है जी प्राइम, वो तो इस तरह के इनफाइनाइट मैनी एंगल्स बना रहा है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर 2 के पाई ऐड कर दिया कि आप डिफरेंट एंगल्स और भी कैलकुलेट करना चाहें तो कर लें, जो न्यूमेरिकली डिफरेंट वैल्यूज देंगे, लेकिन आके वहीं पे एंगल टर्मिनेट होगा, उसी लाइन पे आके टर्मिनेट होंगे जहां π/4 हो रहा है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जी प्राइम ये इतने इनफाइनाइट मैनी एंगल्स बना रहा है। अब नेक्स्ट हम इस जी प्राइम की पोलर फॉर्म लिखेंगे। तो आर की वैल्यू हमने √2 प्लेस की है, कॉस थीटा हमने निकाल लिया है। थीटा हमारे पास एंगल आ रहा था पाई डिवाइडेड बाय 4 + 2k पाई और आयोटा साइन, यहाँ पे भी π/4 + 2k पाई। जनरल फॉर्म इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने रूट्स फाइंड करने हैं, इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब जी प्राइम की ओरिजिनल वैल्यू अगर प्लेस करूं तो जी स्क्वायर के इक्वल था। जी स्क्वायर इज इक्वल टू ऑल दिस √2 cos ऑफ π/4 + 2k पाई प्लस आयोटा साइन π/4 + 2k पाई।
अब अगर लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने आपसे कहा था डी मोवियस थ्योरम को माइंड में रखें, तो हमारे पास एक इंटीजर पावर आ रही है, सो जी पावर एन रिप्लेस होता था आर पावर एन से, तो आर पावर एन की जगह आर स्क्वायर आ जाएगा। कॉस एन थीटा से रिप्लेस होता था, एन की जगह मैं 2 लगाऊंगी तो कॉस 2 थीटा बनेगा। आयोटा साइन एन थीटा होता था, तो एन की जगह अगेन 2 आएगा। तो ये मैंने जी स्क्वायर की वैल्यू लिख दी बाय यूजिंग डी मोवियस थ्योरम। और मैं अपनी राइट हैंड साइड को एज इट इज लिखूंगी। ये है जी कॉस पाई बाय 4 प्लस 2 के पाई प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4 प्लस 2 के पाई। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि लिखा हुआ है कि लेफ्ट साइड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है राइट साइड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो हम कंपैरिजन कर लेते हैं। आर स्क्वायर की वैल्यू 2 आ रही है, और एंगल्स को अगर हम कंपेयर करें तो 2 थीटा की जगह हमारे पास यहाँ पे एंगल आ रहा है पाई बाय 4 प्लस 2 के पाई। अब यहाँ से आप आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए रूट अप्लाई करेंगे, तो मैं लेफ्ट साइड पे भी रूट ले लूंगी, और राइट साइड पे तो पहले ही रूट है उसको मैं 1/2 लिख लेती हूँ, और इसकी फर्दर रूट अप्लाई करूंगी। इसका मतलब है कि पावर 1/2 मजीद अप्लाई करूंगी। तो 2 के ऊपर 1/2 आ रहा है और फर्दर 1/2 आ रहा है, जबकि यहाँ से थीटा की वैल्यू मेरे पास कैलकुलेट हो रही है एज पाई बाय 4 प्लस 2 के पाई होल डिवाइडेड बाय 2। ये मेरे पास यहाँ से थीटा आ रहा है, और यहाँ पे पावर के ऊपर क्योंकि पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और मेरे पास ये बन जाएगा 2 की पावर 1/4 या 4th रूट ऑफ 2। ये मैंने आर कैलकुलेट कर लिया, और थीटा ये मेरे पास कैलकुलेट होके आ चुका है। अब ये जो थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, यहाँ से मैं 2 डिफरेंट थीटा के आंसर्स निकालूंगी, क्योंकि मेरे 2 रूट्स हैं तो मुझे 2 डिफरेंट एंगल्स चाहिए। तो के की डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे प्लेस करके देखते हैं। के की वैल्यू अगर मैं 0 यहाँ पे प्लेस करके देखूँ, क्योंकि मैंने आपको के के लिए बताया था कि हम 0 भी ले सकते हैं, +1 +2 अप टू सो ऑन, ये सारी वैल्यूज ले सकते हैं, और नेगेटिव साइड पे आए तो नेगेटिव इंटीजर्स भी हम अज्यूम कर सकते हैं। तो मैं के की वैल्यू अगर 0 लूंगी तो थीटा मेरे पास क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 एज इट इज रहेगा। 2 के की जगह 0 आएगा तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 2। और मेरे पास नेक्स्ट ये पाई बाय 4, ये वाला सारा 0 पार्ट हो गया। इसको फर्दर डिवाइड करूं 2 से तो मेरे पास एक एंगल आ जाता है पाई बाय 8। इसका मतलब है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो 2 रूट्स आने थे, तो एक रूट का एंगल मैंने कैलकुलेट कर लिया पाई बाय 8। अब मैं दूसरी के की ऐसी वैल्यू रखूंगी जिसपे मुझे एंगल डिफरेंट मिले। एंगल ऐसा नहीं मिलना चाहिए जो वहीं पे जाके लोकेट हो जहां पे ये पाई बाय 8 लोकेट हो रहा है, क्योंकि उस सूरत में सेम एंगल्स बन जाएंगे। तो नेक्स्ट हम के की वैल्यू 1 के साथ चेक कर लेते हैं कि कोई डिफरेंट आंसर आता है या नहीं। तो पाई बाय 4 मैं एज इट इज रखूंगी, 2 एज इट इज आएगा, के की जगह 1 आ जाएगा, पाई आ जाएगा, दिस होल विल बी डिवाइडेड बाय 2। और मैं जब इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो मेरे पास ऊपर आ जाएगा डिनोमिनेटर सेम करने के बाद पाई प्लस 8 पाई होल डिवाइडेड बाय 4 फर्दर डिवाइडेड बाय 2। सो इन टोटल ये बनेगा 9 पाई बाय 4 फर्दर डिवाइडेड बाय 2, और ये बनेगा 9 पाई बाय 8। तो ये एक और डिफरेंट वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब हम एक कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं कि मैंने आपको 0 और 1 के साथ तो आंसर चेक करवा दिए, लेकिन हो सकता है एक स्टूडेंट के की वैल्यू 0 रखने के बाद वो के की वैल्यू 2 रख के चेक करे, तो आपको मैं के की वैल्यू 2 के लिए चेकिंग करवा देती हूँ। के की वैल्यू 2 जब आप पुट करोगे तो आप लोगों के पास थीटा आएगा पाई बाय 4 एज इट इज, 2 एज इट इज आ जाएगा। के की जगह आप 2 प्लेस करोगे, यहाँ पाई आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय 2। और एक स्टेप शॉर्ट कर रही हूँ, इस पूरे को आप सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल बिकम पाई बाय, यहां से आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 17 पाई बाय 8 आ जाएगा। इन टोटल 17 पाई बाय 8। लेकिन जब आप इस 17 पाई बाय 8 को प्लॉट करेंगे तो 17 पाई बाय 8 के लिए भी पहले आपको 2 पाई का राउंड कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि 17 पाई बाय 8 एक्चुअली बना कैसे है, ये बना है पाई बाय 8 प्लस 2 पाई से। तो पहले आप 2 पाई का टर्न कंप्लीट करें एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद पाई बाय 8 आप कैलकुलेट करें। तो पाई डिवाइडेड बाय 8 की वैल्यू हम फाइंड करके देख लेते हैं। ये रफली आपके पास 22.5 आ रहा है, मीन्स तकरीबन थोड़ा सा मैं आगे जाऊंगी तो ये 17 पाई बाय 8 प्लॉट हो जाएगा। लेकिन हमने जो के की वैल्यू 0 रख के कैलकुलेशन की थी, के की वैल्यू 0 के लिए, उसमें भी हमारे पास आंसर आया था
पाई डिवाइडेड बाय 8। तो अगर पाई डिवाइडेड बाय 8 को प्लॉट करूं तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए पाई बाय 8 भी यहीं पे प्लॉट होता है। इसका मतलब है ये 17 पाई बाय 8 और पाई बाय 8 एक्चुअली सेम ही एंगल्स होंगे। तो आपने के की वैल्यू 0 रखने के बाद के की वैल्यू अगर 2 चेक करनी है तो इनकी प्लॉटिंग तो सेम जगह पे आ रही है, ये डिफरेंट एंगल्स नहीं है। तो के की वैल्यू चूज करते हुए ये ध्यान में रखें कि आपकी कैलकुलेशन के जो एंगल्स हैं वो डिफरेंट जगह पे प्लॉट हों। तो थीटा एक डिफरेंट जगह पे प्लॉट होगा जो कि पाई बाय 8 है, और 9 पाई बाय 8 एक डिफरेंट जगह पे प्लॉट होगा। फाइनली हम z1 z2 इसके दो रूट्स लिखेंगे। तो z1 की वैल्यू होगी r हमने कैलकुलेट किया था 2 के ऊपर हमारे पास पावर आ रही थी 1 डिवाइडेड बाय 4 कॉस थीटा आपने जो कैलकुलेट किया एक पाई बाय 8 किया, तो मैं यहाँ पे पाई बाय 8 यूज कर रही हूँ। साइन के साथ भी पाई बाय 8 होगा क्योंकि इसकी वैल्यू डिफरेंट थी और ये डिफरेंट जगह पे प्लॉट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह जो z2 होगा उसके लिए भी आप r तो वही रखेंगे फोर्थ रूट ऑफ 2, लेकिन आप एंगल चेंज करेंगे, दूसरा एंगल रखेंगे जो हमने k की वैल्यू 1 के लिए यूज किया था, दैट इज 9 पाई बाय 8 प्लस आयोटा साइन 9 पाई बाय 8। तो आपने k को चूज करते हुए केयरफुल रहना है कि दो ऐसे एंगल्स आए जो डिफरेंट जगह पे प्लॉट होते हों, ऐसे एंगल्स आपने चूज करने हैं। तो क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसलिए हमारे पास दो रूट्स आए z1 और z2। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। हमने इसकी पोलर फॉर्म बनानी है। तो सबसे पहले हम r की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और r इक्वल था मॉड्यूलस ऑफ z के, जो कि फर्दर इक्वल होता था स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर के। और यहाँ पे हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो ये -1 है, इसका स्क्वायर अप्लाई करेंगे और हमारे पास जो इसका रियल पार्ट है वो भी नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट भी -1 है। सो इसका टोटल आंसर यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 बनेगा। अब आपने एक रेफरेंस एंगल कैलकुलेट करना है थीटा, जिसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y डिवाइडेड बाय x। tan इनवर्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y का मतलब है कि इमेजिनरी पार्ट दैट इज -1 और x का मतलब है रियल पार्ट। यहाँ से आपके पास ये आ रहा है tan इनवर्स ऑफ 1 ही आएगा क्योंकि यहाँ पे डिवीजन के बाद 1 बचेगा और 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 ही होती है। ये बार्स का मतलब एब्सोल्यूट है और एब्सोल्यूट नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव करता है, जबकि जो ऑलरेडी पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहेगी। सो इट विल बी 45 डिग्री और इसको हम रेडियंस में लिखें तो दैट विल बी पाई बाय 4। नेक्स्ट अब हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर की ड्राइंग करके देखते हैं। हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा था। इसका रियल एक्सिस पे आने वाला जो कंपोनेंट है वो भी नेगेटिव है, इसका रियल पार्ट नेगेटिव है और इसका इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है। इसका मतलब है कि रियल पार्ट नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव का मतलब ये है कि थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ कहीं ये प्लॉट होगा। और यहाँ कहीं अगर ये प्लॉट होगा तो इसका मतलब है हमने जो रूल्स पढ़े थे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आए तो जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है वही थीटा बन जाता है। इसी तरह अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आपकी प्लॉटिंग हो कॉम्प्लेक्स नंबर की तो जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z है वो पाई माइनस थीटा होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए अगर हमने आर्ग्यूमेंट निकालना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी एंगल निकालना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वो पाई प्लस थीटा बनेगा। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट आता हुआ तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z बन जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। तो क्योंकि हमारी ड्राइंग थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही है तो इसका मतलब है कि हम पाई प्लस थीटा करेंगे तो आर्ग्यूमेंट आ सकता है। अब आप इसको यूं लिख लें कि एज z इज इक्वल टू दिस लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो जो आर्गुमेंट ऑफ z है वो हमारे पास बन जाएगा पाई प्लस थीटा। और पाई प्लस थीटा का मतलब है पाई प्लस पाई बाय 4। डिनोमिनेटर आप इनके सेम कर लें तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 4 पाई प्लस पाई, दैट इज 5 पाई बाय 4। अब आपके पास ये एंगल आ चुका है। आप चाहें तो इस एंगल को +2 के पाई ऐड करके लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है एक कॉम्प्लेक्स नंबर इनफाइनाइट मैनी आर्ग्यूमेंट्स बना सकता है। तो ये जो एंगल हमने कैलकुलेट कर लिया है, अगर आप इसके अंदर 2 के पाई ऐड कर दें
तो हर 2 पाई 4 पाई या 6 पाई के बाद एंगल रोटेट होके इसी पोजीशन पे आएगा जो 5 पाई बाय 4 की पोजीशन है। तो आप इसको 2 के पाई ऐड करके जनरल एंगल भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप ना बनाना चाहें तो तब भी ठीक है। ये एक एंगल भी काफ़ी है, क्योंकि 5 पाई बाय 4 प्लस 2 के पाई के अंदर वैल्यूज ऐड करने से, यानी के की वैल्यू 0 1 2 3 रखने से वो डिफरेंट एंगल्स आएंगे, और उन्हीं में से एक एंगल ये भी है। तो अगर आप जनरल फॉर्म यूज करना चाहें प्लस 2 के पाई वाली, तो आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इतना भी काफी है। सो एंगल आपने फाइंड कर लिया। नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म इक्वल होता है आर टाइम कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के। आर की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर लें स्क्वायर रूट ऑफ 2, और बाकी अपने एंगल्स यहाँ पे प्लेस करके देख लें। कॉस थीटा आपने कैलकुलेट किया है 5 पाई बाय 4, और आयोटा एज इट इज आएगा। साइन यहाँ पे एंगल आपने अगेन कैलकुलेट किया है 5 पाई बाय 4। तो ये आपके पास इस पार्ट का, यानी जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था, ये इसकी पोलर फॉर्म बन चुकी है, और यही इसका फाइनल आंसर है।